नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों में तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत भी हंगामेदार रही। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही टीआरएस के सांसद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने और अनाज की खरीद की एक समान नीति की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल की कार्यवाही संपन्न की। इधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने फिर कहा है कि राज्यसभा से निलंबित सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए। आज सुबह सदन के बाहर संवाददाताओं के प्रश्न के उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि अनुचित व्यवहार करने वाले सांसदों के समर्थन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करना हास्यास्पद है। मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से भारतीय जनता पार्टी सांसद विद्युत वरण महतो ने आज लोकसभा में धालभूम गढ़ एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। श्री महतो ने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में ही वर्ष 2019 में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। मंत्री आदरणीय रघुवर दास जी और उस वक्त तत्कालीन राज्य मंत्री भारत सरकार के जयंत सिन्हा जी ने धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपया भी आवंटन किया गया था, लेकिन आज तक टाटा घराना जैसे भारी उद्योग होने के बावजूद, लगभग 2000 स्मॉल स्केल ऑटोमोबाइल सेक्टर होने के बावजूद आज वहां पर एयरपोर्ट का काम शुरू नहीं हो सका। इधर भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। धर्म के आधार पर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी भारत एक सेकुलर कंट्री रहा। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है अध्यक्ष महोदय, और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या सलाह दिया है कि जो संविधान है, जिसके लिए कि अभी हमने संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया सर, कि उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44, वो ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये देश ही अपने आप में एक बड़ा देश है और आश्चर्यजनक देश है सर, कि पूरी दुनिया में यदि धर्म के आधार पर कहीं कुछ होता है तो सीआरपीसी में चेंज होता है। मुस्लिम का अलग सीआरपीसी हो सकता है, क्रिश्चियन का अलग सीआरपीसी होता है, लेकिन हिंदू का अलग सीआरपीसी होता है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्या दी गई है दंडात्मक। भाजपा सांसद महेश पोद्दार ने आज राज्यसभा में फ्लाई ऐश की वजह से हो रहे प्रदूषण की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि फ्लाई ऐश की वजह से हो रहे प्रदूषण रोकने और इसके सदुपयोग के लिए ईंट, ब्लॉक और टाइल्स के उत्पादकों को फ्लाई ऐश का आवंटन मुफ्त या रियायती दर पर किए जाने तथा इन उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने में उदारता बरतने की मांग की।
They themselves want to consume it and they want to commercially exploit it. Now that there is a danger to these small people who have taken the initiative and the pains to create demand for such fly ash. Now केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी हो गए हैं। झारखंड में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी हो रहा है। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्रियों की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी जरूरी होगा। जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल शामिल हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,954 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 10,207 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 99,023 रह गई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 9 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 4, धनबाद में 2, पश्चिमी सिंहभूम में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 5 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 98 रह गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 124 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। खूंटी जिले में भी कोरोना टीकाकरण महाअभियान में गति लाने के उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हर स्तर पर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर दस्तक अभियान के तहत कोविड वैक्सीनेशन टीम द्वारा घर घर जाकर और खेत खलिहानों में पहुंचकर योग्य लाभुकों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट में विद्युत के कम उत्पादन और तेज वर्षा के कारण कोयले की आपूर्ति में बाधा के कारण पावर प्लांट्स में कोयले भंडारण में इस वर्ष 5 अक्टूबर को 7.2 मिलियन टन की कमी आई। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और अब यह 16.74 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य भर के विभिन्न पंचायतों में प्रतिदिन कैंप लगाकर लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के अलावा विभिन्न तरह के दस्तावेजों में आवश्यक सुधार और विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी निर्गत किए जा रहे हैं। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान अब तक 7,52,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 3,55,000 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया है। इधर राज्य के कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को काफी फायदा मिल रहा है और प्रशासनिक अधिकारी लोगों की समस्याओं का उनके गांव पंचायत में जाकर ही समाधान कर रहे हैं। किसी प्रकार की कागज में थोड़ा आगे पीछे है, उसका लिए हफ्ता 10 दिन ये नियम। इसलिए आज जो पूरा इलाका में ये अच्छा रिस्पॉन्स है
और ये सरकार, हेमंत सोरेन सरकार, हर चीज जानने का उनका उद्देश्य है कि हम उस पंचायत में क्या स्थिति है, क्या है। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने पलास उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग, उत्पादक समूहों से जुड़ाव, उत्पादों का प्रमाणीकरण और गुणवत्ता को लेकर वर्चुअल बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीम JSLPS को आवश्यक निर्देश दिया। आज विश्व एड्स दिवस है। इसे लेकर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पिछले एक साल में 1221 नए HIV संक्रमित मिले हैं। रांची स्थित DAV कपिलदेव पब्लिक स्कूल में भी आज विश्व एड्स दिवस पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रांकन, पोस्टर निर्माण और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस बीमारी से मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB हजारीबाग की टीम ने भवन निर्माण विभाग के कनीय अभियंता रामदेव पटेल को 70,000 रुपये घूस लेते आज रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कनीय अभियंता द्वारा एक संवेदक से अंतिम बिल फाइनल कराने के लिए 1 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 7वीं से 10वीं तक प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अपने भावी आंदोलनात्मक कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने के लिए आज रांची में बैठक की। आंदोलनरत परीक्षार्थियों ने PT परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। झारखंड सरकार ने राज्य के पशुओं की देखभाल और उनके संरक्षण के मामले में एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के गौशालाओं में पशुओं के आहार के लिए 100 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन देने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 50 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन 6 महीने तक के लिए दी जाती थी। राज्य सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 100 रुपये 1 वर्ष के लिए कर दिया है। यह जानकारी कृषि मंत्री बादल ने आज रांची के नेपाल हाउस में आयोजित राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि राज्य के गौशालाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। आज देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस है। यह हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 1965 में BSF का गठन किया गया था। के बीच हुए युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के तौर पर किया गया था, ताकि इस फोर्स की बदौलत भारत की सीमा और उससे मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में BSF की 128 बटालियंस हैं और ये 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। स्थापना दिवस के मौके पर परेड और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BSF के स्थापना दिवस पर BSF परिवार को बधाई दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, स्थापना दिवस के मौके पर BSF परिवार को बधाई। BSF को उसके साहस और पेशेवराना अंदाज के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। ये बल भारत को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है और संकट और आपदाओं के समय में कई मानवीय प्रयासों में भी सबसे आगे है। राज्यपाल रमेश बैस आज हजारीबाग के मेरू कैंप में BSF के 57वें स्थापना दिवस पर रेजिंग डे समारोह में शामिल हुए हैं। श्री बैस ने कहा कि देश की सुरक्षा और सेवा में BSF का गौरवशाली इतिहास रहा है। राज्यपाल ने कहा कि 1965 के स्थापना वर्ष से ही BSF देश की सीमाओं की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा और नक्सल रोधी अभियानों में भी BSF ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाइस चांसलर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, BSF के हमारे वीर जवानों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, प्रेस और मीडिया के साथियों, जोहार, आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी वीर जवानों को हार्दिक बधाई
व शुभकामनाएं देता हूं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे न्यूनतम तापमान रामगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण 3 दिसंबर से राज्य के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तापमान है वो गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है 29.3 डिग्री सेल्सियस, और जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो रामगढ़ के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया है 10 डिग्री सेल्सियस। और मुख्य शहरों के मिनिमम टेम्परेचर की बारे में बात करें तो रांची में पिछले 24 घंटे में जो मिनिमम टेम्परेचर है न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जमशेदपुर में 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डाल्टनगंज में 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चाईबासा में 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। देवघर में 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं अगले आने वाले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो 1 और 2 दिन है जो मौसम झारखंड में शुष्क रहेगा, और 3 तारीख से है मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये परिवर्तन इसलिए देखने को मिल रहा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र है जो कि मध्य भाग में अंडमान सागर में बना हुआ है। रांची प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। क्लब के बायलॉज के अनुसार द्विवार्षिक चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष और मैनेजिंग कमेटी के 10 सदस्यों के लिए होगा। आज चुनाव की विधिवत घोषणा की गई। 26 दिसंबर को चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना उसी दिन या 27 दिसंबर को संपन्न होगी। आजादी का सफर की आज की कड़ी में जानिए स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी और दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की कहानी। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गायन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रवादी सुचेता कृपलानी को उनकी मृत्यु 1 दिसंबर 1974 को हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों में शामिल रही सुचेता कृपलानी स्वतंत्र भारत में पहली महिला सांसदों में से एक थी। उन्हें किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। वे 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री रहीं। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान गांधी जी के साथ मिलकर काम किया था। काम के प्रति उनके समर्पण से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। अपने लेखों में गांधी जी ने उनका वर्णन साहसी महिला के रूप में किया। 1946 में गांधी जी के साथ नोआखाली गईं और भारत के विभाजन के दौरान राहत और पुनर्वास समिति के सचिव के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुचेता कृपलानी आजीवन एक सच्ची गांधीवादी बनी रही और जन कल्याण के लिए काम करती रही। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1885 को हुआ था। उन्हें काका कालेलकर के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर 1915 में महात्मा गांधी से मिले और उनके प्रतिबद्ध अनुयायी और साथी बन गए। गांधी जी के प्रोत्साहन से उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई और 1928 से 1935 तक इसके वाइस चांसलर के रूप में काम किया। स्वतंत्रता के बाद वे 1952 से 1964 तक संसद सदस्य रहे। वे 1953 में स्थापित पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। पद्म विभूषण से सम्मानित कालेलकर के सम्मान में
भारतीय डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। आज ही पुण्यतिथि है स्वतंत्रता सेनानी और राजनयिक विजय लक्ष्मी पंडित की। संविधान सभा में एक भाषण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर उन्होंने कहा था, India cannot afford to ignore the international aspect. In this age of the building up of one world, we cannot talk about separating nations. We have to work in order to build up that world of which India shall be a worthy partner. Because not only has India the right, because of her past, because of her heritage, to give the lead, but also because of her present, when in the face of all the complexities of her own problems, she has stood up and estimated values and not let go of those ideals which she had placed before her. Our contribution to the future is one of the neutralization of political and social discontent, and to that end we must work towards establishing freedom in our own country and toward establishing freedom in the world. आज हम स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1886 को हाथरस के शाही परिवार में हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार के वास्ते समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने जर्मनी, जापान और रूस की यात्रा की। 1929 में उन्होंने बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की। लगभग 32 वर्षों के बाद महेंद्र प्रताप सिंह अंततः 1946 में भारत लौट आए। 1957 में वे मथुरा से लोकसभा सदस्य चुने गए। अलीगढ़ जिले में उनके सम्मान में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बन रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2021 को किया था। इस महान देशभक्त को हमारा सलाम। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंत्री कोषांग में कार्यरत आदेशपाल गोपाल महतो को उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर शॉल ओढ़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। श्री महतो लगभग 30 वर्षों की सेवा देने के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने श्री महतो के सुखमय जीवन तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के एएनएम की छात्राओं ने अपने स्टाइपेंड समेत अन्य मांगों को लेकर अस्पताल अधीक्षक का घेराव किया। प्रदर्शन कर रही एएनएम सदस्यों ने कहा कि कई महीनों से उनके बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्य का पहला सिंथेटिक फुटबॉल स्टेडियम गढ़वा में बनेगा। गढ़वा शहर के गर्ल्स स्कूल के मैदान में इसे तैयार किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम के निर्माण पर 6 करोड़ 2 लाख 84 हजार की लागत आनी है। कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इसके लिए निविदा जारी की जाएगी। राज्य भर के सफाई कर्मियों ने न्यूनतम मजदूरी और श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जमशेदपुर स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर भी मानगो, जुगसलाई, जमशेदपुर और आदित्यपुर निकायों के सफाई कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के सुदूर क्षेत्र भिलवा घाटी पंचायत में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सलोमी मरांडी को तुरंत जॉब कार्ड मिला। उन्होंने सरकार और प्रशासन का आभार जताया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 अंतर्गत पलामू जिले में सफलतापूर्वक धान अधिप्राप्ति किए जाने को लेकर आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सहकारिता पदाधिकारी ने सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की। पदाधिकारियों ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए वे लगातार अपने संबंधित वीडियो के साथ संपर्क में रहें। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आगामी 11 दिसंबर को बोकारो में मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्ति का वितरण
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया जाएगा। इस मेगा शिविर की तैयारी को लेकर आज जिले के उप विकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। प्रमंडल स्तर पर आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का आयोजन 10 दिसंबर को होगा। आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने आज आयुक्त कार्यालय में बैठक की। उन्होंने मेगा परिसंपत्ति वितरण कैंप का सफल आयोजन हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही रही बाधित। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने लोकसभा में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने कहा समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अब तक 7,52,000 से अधिक आवेदन हुए प्राप्त, 3,55,000 का हुआ निष्पादन। और राज्यपाल रमेश बैस हजारीबाग के मेरू कैंप में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस पर रेजिंग डे समारोह में हुए शामिल। कहा देश की सुरक्षा और सेवा में सीमा सुरक्षा बल का इतिहास रहा है गौरवशाली। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं कि झारखंड में रोजगार के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ा जा रहा है, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा रहा है, शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, इन दोनों ओर रोजगार से लोगों को जोड़ने के क्या क्या काम किए जा रहे हैं। आज हम आपको लेके चलेंगे दुमका जिले के जराडी गांव, जहां फूलो झानो योजना के तहत करक मुर्गी पालन करके यहां की महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं। हम आपको बता दें कि फूलो झानो योजना 1 साल पहले फूलो झानो योजना की शुरुआत की गई थी। उन महिलाओं के लिए जो हड़िया दारू से जुड़ी हुई थी, उनको एक अच्छी रोजगार के लिए देने के लिए फूलो झानो योजना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दुमका जिले के जराडी गांव और आपको दिखाते हैं फूलो झानो योजना के तहत यहाँ की महिलाएं